Okay, so screen is visible now. Yes, Mm, sir. Let me start Yes, sir. this to be recording. Okay, let's see. Uh, this is what we discussed last time. We talked about homogeneous and heterogeneous reactions. Homogeneous reactions are the one where only one phase is required for the reaction to proceed. Heterogeneous are the one where more than one phases are required. And then there is also a gray borderline area where we have systems like very fast reactions and systems like enzyme catalyzed reactions that may be treated as homogeneous or heterogeneous depending upon the particular application of our results. फिर हमने बात की थी व्हाट काइंड ऑफ वेरिएबल्स अफेक्ट रेट ऑफ रिएक्शन. उसमें टेम्परेचर, प्रेशर और कंपोजिशन, ये तीन चीजें हैं जो होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस रिएक्शंस को सिमिलरली अफेक्ट करती हैं. ये हमेशा मौजूद होती हैं. इन एडिशन टू दैट, हेट्रोजीनियस रिएक्शंस के अंदर जो दूसरी चीज इंपॉर्टेंट है वो है मास ट्रांसफर और हीट ट्रांसफर के इफेक्ट्स. अगर आपके पास डिफ्यूजन लिमिटेशन आनी शुरू हो जाए, योर रेट ऑफ रिएक्शन विल बी अफेक्टेड. अगर आपके पास हीट ट्रांसफर लिमिटेशन आनी शुरू हो जाए तो योर रेट ऑफ रिएक्शन विल बी अफेक्टेड. होमोजीनियस के अंदर ये प्रॉब्लम लेस सीवियर होते हैं, हेट्रोजीनियस के अंदर मोर डोमिनेंट होते हैं. तो यू विल सी लेटर ऑन that for this reason sometimes we assume our heterogeneous systems to be semi homogeneous. जैसे ये पोलीयूरिथेन का फॉर्म नहीं होता जिसको आप क्लास में डस्टर भी बोलते हैं. तो इंस्टेड ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स, क्योंकि रियल लाइफ में जो पार्टिकल्स है ना, दे आर लाइक स्मॉल स्टोन्स. जैसे छोटे छोटे पत्थर नहीं होते, चिप्स जैसे फर्श में डालते हैं, तकरीबन उस साइज का कैटलिस्ट पार्टिकल होता है. और रियल लाइफ में तो ऐसे डिस्क्रीट पार्टिकल्स हैं, सो दे आर वेल डिफाइंड, दे हैव surfaces and boundaries and so on. लेकिन for simplicity we do assume sometimes the system to be like a sponge. So anyway, that is a little advanced topic that we may encounter at the end. um, but the bottom line is rate of reaction for homogeneous depends on temperature, pressure and composition. For heterogeneous processes, rate of reaction depends on temperature, pressure, composition and also on heat transfer and mass transfer effects. अब हम आगे चलते हैं. रेट ऑफ रिएक्शन हम दो लेक्चर से बात कर रहे हैं, बट एग्जैक्टली हाउ डू वी डिफाइन रेट ऑफ रिएक्शन, ये उसकी बेसिक डेफिनेशन है. इक्वेशन 2 है. आर आई, आर इज रेट ऑफ रिएक्शन, आई इज द कंपोनेंट. तो रेट ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू कंपोनेंट आई इज इक्वल टू moles of I formed per unit volume of fluid per unit time. अब ये formed भी हो सकता है और ये reacted भी हो सकता है. Formed means you are talking about the product, reacted means you are talking about the reactant. ये दोनों सूरतों में रेट ऑफ रिएक्शन डिफाइन किया जा सकता है. और इसी तरह आई जो है वो स्टाइकोमेट्रिक इक्वेशन में हर कंपोनेंट हो सकता है. लाइक हमने कहा CO प्लस, सॉरी, C प्लस O2 गोज टू CO2. ये तीन कंपोनेंट्स हैं, कार्बन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड. आई कैन बी कार्बन, आई कैन बी ऑक्सीजन, आई कैन बी कार्बन डाइऑक्साइड. तो आप तीनों का रेट लिख सकते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन फॉर ऑक्सीजन, रेट ऑफ रिएक्शन फॉर कार्बन, रेट ऑफ रिएक्शन फॉर CO2. और ये तीनों का अलग अलग होगा, सेम होना जरूरी नहीं है. इट कैन बी सेम एज वेल, लेकिन रिक्वायर्ड नहीं है. क्यों? यू कैन सी मोल्स ऑफ आई फॉर्म्ड और रिएक्टेड. अब एक रिएक्शन की स्टाइकोमेट्री है C प्लस O2 गोज टू CO2. इसमें सारों का 1 मोल इन्वॉल्व है. C का भी 1 मोल है, ऑक्सीजन का भी 1 मोल है, CO2 का भी 1 मोल है. लेकिन अगर मैं इसी रिएक्शन को इसकी बजाय
वाटर फॉर्मेशन वाला रिएक्शन लूं, 2H2 प्लस O2 गोज टू 2H2O। अब इसमें हाइड्रोजन के दो हैं, 2H2, ऑक्सीजन का एक है और वाटर के भी दो हैं। तो अब ये वाली टर्म जो है वो तीनों में बराबर नहीं रही। एज अ रिजल्ट जब आप वाटर का रेट लिखेंगे तो वो और होगा, हाइड्रोजन का रेट लिखेंगे तो और होगा, ऑक्सीजन का रेट लिखेंगे तो और होगा। फिर याद करें कि रेट ऑफ रिएक्शन इज बेसिकली डिफाइंड एज moles of that component formed per unit volume of the reaction per unit time। ठीक है, अच्छा, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल आर से। आई स्पीशीज को रिप्रेजेंट करता है, मोल्स पर यूनिट टाइम ये डेरिवेटिव भी है, dNi/dt। Ni is total number of moles of I in the system, dNi/dt is rate of change of number of moles of component I in the system। तो ये जो क्वांटिटी है ना, मोल्स ऑफ आई फॉर्म्ड पर यूनिट टाइम, ये बेसिकली ये है dNi/dt। वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड, ये वो टोटल वॉल्यूम है जिसके अंदर रिएक्शन हो रहा है, 1/v। तो आर आई इज इक्वल टू 1/v dNi/dt। ये है बेसिक डेफिनेशन ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। इसमें dNi/dt रेट ऑफ चेंज ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अ कंपोनेंट है, और इसका साइन पॉजिटिव या नेगेटिव हो सकता है। अगर प्रोडक्ट बन रही है तो नंबर ऑफ मोल्स विल बी इंक्रीजिंग विद टाइम, dNi/dt पॉजिटिव नंबर होगा। अगर रिएक्टेंट है तो नंबर ऑफ मोल्स उसके टाइम के साथ कम हो रहे होंगे, शुरू में ज्यादा होंगे, कुछ रिएक्ट कर जाएंगे, कम हो जाएंगे, फिर और रिएक्ट कर जाएंगे और कम हो जाएंगे, dNi/dt विल बी नेगेटिव। तो ये वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है, डिपेंडिंग अपॉन वेदर यू आर टॉकिंग अबाउट रेट ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू अ प्रोडक्ट और रेट ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू अ रिएक्टेंट। 1/v जिस रिएक्शन में वॉल्यूम हो रहा है ये हमेशा सेम रहना है, ये हमेशा सेम रहना है, क्योंकि जहां जहां रिएक्शन हो रहा है वहीं प्रोडक्ट बननी है ना। तो ये v वाली टर्म चेंज नहीं हो रही। अच्छा, व्हाट इफ वी डोंट हैव अ होमोजीनियस सिस्टम, पूरे वॉल्यूम में रिएक्शन ना हो रहा हो, किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे हो रहा हो, फिर हम उस रिएक्शन को डिफरेंट बेसिस में एक्सप्रेस कर सकते हैं। उसकी एक एग्जांपल है व्हेन यू यूज वेट ऑफ द कैटलिस्ट एज योर रेफरेंस। हेट्रोजीनियस सिस्टम में यह बड़ा कॉमनली यूज किया जाता है, लाइक आर आई प्राइम इज इक्वल टू 1/w dNi/dt। dNi/dt वही है, उसकी इंटरप्रिटेशन भी वही है, चेंज क्या हुआ, पहले वॉल्यूम ऑफ रिएक्शन मिक्सचर था, अब वेट ऑफ सॉलिड कैटलिस्ट आ गया। We could also base it on the surface area of the solid। We could also base it on the volume of the solid। And we can base it on the volume of the reactor as well। अब volume of reaction mixture ये देखें, volume of fluid ये है volume of reaction mixture, volume of reactor ये दोनों बराबर नहीं है, हो भी सकते हैं। अगर गैस फेज है तो वॉल्यूम ऑफ रिएक्टर और वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड बराबर है, लेकिन अगर लिक्विड फेज है तो फिर आपकी चॉइस है कि आपने रिएक्टर को फुल किया है या पार्शियली फुल किया है। लेट्स से आपने रिएक्टर को ओनली 70% फुल किया है, तो देन वॉल्यूम ऑफ रिएक्टर इज लार्जर, वॉल्यूम ऑफ रिएक्शन मिक्सचर इज स्मॉलर। द बॉटम लाइन इज dNi/dt मोल्स ऑफ आई फॉर्म्ड पर यूनिट टाइम, ये वाली टर्म हमेशा सेम रहती है। जो चीज बदलती है वो ये है कि आप रिएक्शन को किस रेफरेंस पे डिफाइन कर रहे हैं। रिएक्शन मिक्सचर पे भी हम कर सकते हैं, इन दैट केस वी यूज v इक्वेशन टू।
हम मास ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स भी यूज कर सकते हैं, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स भी यूज कर सकते हैं, सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स भी यूज कर सकते हैं। ये इक्वेशंस 3, 4 और 5 हैं। और हम वॉल्यूम ऑफ रिएक्टर भी यूज कर सकते हैं जो इक्वेशन 6 है। ये सारी डिफरेंट डेफिनेशंस हैं रेट ऑफ रिएक्शन की। हर केस में यूनिट्स बदल जाएंगे। क्यों? डी एन आई बाई डी टी, इसके यूनिट्स हमेशा सेम है, मोल्स पर यूनिट टाइम। लेकिन जो उसके साथ नॉर्मलाइजिंग फैक्टर है 1/v, इसके यूनिट 1/, वॉल्यूम है। 1/w, इसके यूनिट 1/, मास है। 1/s, इसके यूनिट 1/, सरफेस है। तो हर केस में नॉर्मलाइजिंग यूनिट चूंकि चेंज हो रहा है, इसलिए आर आई प्राइम, आर आई डबल प्राइम, इनके यूनिट्स बराबर नहीं है। दे आर डिफरेंट क्वांटिटीज। लेकिन मजे की बात यह है कि इनको आपस में कन्वर्ट करना बड़ा आसान है, इन सारी इक्वेशंस को। जैसे मैंने कहा कि डी एन आई बाई डी टी वो तो सेम है हर केस में। तो अगर मैं डी एन आई बाई डी टी वाली टर्म एक तरफ रखूं और बाकी सब कुछ क्रॉस मल्टीप्लाई करके दूसरी तरफ ले जाऊं, देन आई कैन इक्वेट ऑल इक्वेशंस। लाइक इस केस में डी एन आई बाई डी टी इज इक्वल टू आर आई टाइम्स वी, यहां पे आर आई प्राइम टाइम डब्ल्यू, आर आई डबल प्राइम टाइम एस, आर आई ट्रिपल प्राइम टाइम वी एस, आर आई फोर प्राइम टाइम वी आर। तो यू कैन यूज दिस इक्वेशन एज इंटर कन्वर्जन। इन अदर वर्ड्स, अगर आपको एक रेट ऑफ रिएक्शन पता हो किसी भी बेसिस में, तो आप किसी दूसरी बेसिस में क्विकली कन्वर्ट कर सकते हैं। होमोजीनियस के अंदर ऑलमोस्ट ऑलवेज हम ये वाली डेफिनेशन यूज करेंगे, नंबर 2। क्योंकि होमोजीनियस है ना, तो वॉल्यूम ऑफ रिएक्शन मिक्सचर में जहां जहां भी देखेंगे रेट ऑफ रिएक्शन यूनिफॉर्म होना चाहिए। तो ऑलमोस्ट ऑलवेज हम ये वाली इक्वेशन यूज कर रहे होंगे। हेट्रोजीनियस के अंदर ये वाली डिफरेंट टाइप्स इनकाउंटर होती हैं। होमोजीनियस इज सिंपल, प्राइमरीली दिस इक्वेशन, और इसके यूनिट्स भी आपको याद रखने चाहिए, मोल्स पर क्यूबिक मीटर पर सेकंड। वॉल्यूम क्यूबिक मीटर में, टाइम सेकंड्स में, और नंबर ऑफ मोल्स के यूनिट तो फिर मोल्स ही होंगे, मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम पर यूनिट टाइम। आमतौर पे अगर रेट ऑफ रिएक्शन का यूनिट पूछा जाए तो द आंसर वुड बी दिस, मोल्स पर यूनिट टाइम पर यूनिट वॉल्यूम, और फिर उसकी अल्टरनेट मोल्स पर क्यूबिक मीटर पर सेकंड। अच्छा, अब ये थोड़ा सा रियल लाइफ का टच है। रिएक्शंस जो है ना हमारे पास, दे हैव अ वेरी लार्ज स्केल ऑफ रेट। ये जो हमने यहां पे रेट की वैल्यू डिफाइन की है ना, मोल्स पर यूनिट टाइम पर यूनिट वॉल्यूम, इसकी बात कर रहे हैं आप। ये वाला रेट हम यूज कर रहे हैं, मोल्स ऑफ एयर डिसअपियरिंग पर क्यूबिक मीटर पर सेकंड। एंड द रेट्स आर इनॉर्मसली डिफरेंट। देखें, वेरी स्लो रिएक्शंस, 10⁻⁻⁴ का स्केल होता है इनका, और इस यूनिट की बात हो रही है, मोल्स पर क्यूबिक मीटर पर सेकंड। सेलुलर रिएक्शंस या इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, लाइक सीवेज स्लज ट्रीटमेंट प्लांट, biological processes, they have very slow rate of reaction. It can take days and days before the reaction is complete. एक एग्जांपल इसकी फर्मेंटेशन होगी, जिसको अल्कोहल बनाने में यूज किया जाता है, एंड इट्स लाइक years। ये वाली अल्कोहल जो है ये 10 साल पुरानी है, ये 20 साल पुरानी है, एटसेट्रा। तो फर्मेंटेशन का प्रोसेस जो है, इट कैन टेक वेरी लॉन्ग टाइम। ये वो वाले प्रोसेसेस है। ह्यूमन बीइंग एट रेस्ट, ये आपकी बॉडी का बेस लाइन मेटाबॉलिज्म रेट है।
ह्यूमन बीइंग वर्किंग हार्ड, जब आप एक्सरसाइज कर रहे हैं, रनिंग कर रहे हैं, देन योर मेटाबॉलिज्म रेट इंक्रीजेस, ये रेट ऑफ रिएक्शन में चेंज आती है। ठीक है। मोस्ट ऑफ द इंडस्ट्रियल रिएक्टर्स फॉल इन दिस रेंज। Gases in porous catalyst particles. Almost 70% of chemical industry is based on such reactions. जो कोल फर्नेसेस, पावर प्लांट्स के अंदर कंबस्शन आप इमेजिन कर सकते हैं, बिकॉज इट्स अ स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, इट जनरली इज मच फास्टर। जेट इंजन्स, रॉकेट इंजन्स, और ये सॉर्ट ऑफ थ्योरेटिकल लिमिट है, रियल लाइफ में ये अचीव नहीं होती। बट द पॉइंट of this diagram is that your rate of reaction is not a constant. Depending upon the type of process you are dealing with, this number can be 10 raised to power minus 4, and it can also be 10 raised to power plus 4. अब यहां पे इसको डिस्क्राइब करने का पर्पस ये है कि जब आप लेटर चैप्टर्स में रेट ऑफ रिएक्शन कैलकुलेट करें, तो एक दफा उस रेट ऑफ रिएक्शन को इस चार्ट के साथ कंपेयर भी कर लें। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक इंडस्ट्रियल कैटालिटिक प्रोसेस को कैलकुलेट कर रहे हैं, तो उसका रेट टिपिकली ऑन द ऑर्डर ऑफ 1 आना चाहिए। प्लस माइनस थोड़ी बहुत रेंज एग्जिस्ट करती है, बट जनरली अराउंड दिस वैल्यू। अब अगर आपका वो रेट 10 रेज टू पावर 4 आ जाता है, जो कि रॉकेट इंजन वाली रेंज है, तो आपको एक दफा दोबारा सोचना चाहिए कि क्या आप प्रॉब्लम को सही सॉल्व भी कर रहे हैं या नहीं। यही चीज हमने अगली एग्जाम्पल्स में देखनी है। ये पहली एग्जाम्पल है, एक रॉकेट इंजन है and it burns a stoichiometric ratio of liquid hydrogen in liquid oxygen. तो आपके रिएक्टेंट हैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, और कंबस्शन की प्रोडक्ट होगी वाटर, H2O। ठीक है। स्टाइकोमेट्रिक इक्वेशन होगी 2H2 plus O2 goes to 2H2O. Combustion chamber is cylindrical, 75 centimeter long, 60 centimeter in diameter. तो यू नो द वॉल्यूम ऑफ द रिएक्टर। सिलेंडर है, 75 सेंटीमीटर उसकी लेंथ है, 60 सेंटीमीटर डायामीटर है, और वॉल्यूम ऑफ द रिएक्टर होगा π/4d²L। ठीक है ना, π/4d² इसका एरिया हो जाएगा क्रॉस सेक्शन का, मल्टीप्लाइड बाय लेंथ विल गिव यू वॉल्यूम π/4d²L। कंबस्शन प्रोसेस प्रोड्यूसेस 108 kg per second ऑफ एग्जॉस्ट गैसेस। तो अब हमने करना क्या है, रेट ऑफ रिएक्शन लिखा, H2 plus half O2 goes to H2O। वाटर प्रोड्यूस कितना हुआ ये हमें पता है, कंबस्शन प्रोसेस प्रोड्यूसेस 108 किलोग्राम पर सेकेंड ऑफ एग्जॉस्ट गैसेस। तो रेट ऑफ रिएक्शन के मुताबिक ये वाला नंबर जो है ये है 108 किलोग्राम पर सेकेंड। इसके मैं मोल बना लेता हूं, 108 किलोग्राम पर सेकेंड, वाटर का मॉलिक्यूलर वेट है 18 ग्राम, दैट मींस 108 डिवाइडेड बाय 18 और 6 किलो मोल पर सेकेंड। अच्छा, अगर वाटर 6 किलो मोल पर सेकेंड प्रोड्यूस हो रहा है, तो हाइड्रोजन कितनी कंज्यूम होगी, 6 किलो मोल पर सेकेंड, क्योंकि 1 मोल टू 1 मोल रेशियो है। ऑक्सीजन कितनी कंज्यूम होगी, हाफ ऑफ दैट, क्योंकि 3 किलो मोल ऑक्सीजन होगी तो 6 किलो मोल वाटर बन जाएगा। ये सीधा सीधा स्टाइकोमेट्रिक बैलेंस हम कर रहे हैं, जो उन्होंने डाटा दिया हुआ है 108 kg per second of exhaust gases which is water, 108 kg per second के मोल बनाए, 6 किलो मोल पर सेकेंड ऑफ वाटर प्रोड्यूस्ड। स्टाइकोमेट्री पकड़ी,
6 किलो मोल पर सेकेंड वाटर प्रोड्यूस करने के लिए, हाइड्रोजन चाहिए 6 किलो मोल पर सेकेंड, ऑक्सीजन चाहिए 3 किलो मोल पर सेकेंड। ठीक हो गया। और वॉल्यूम ऑफ द रिएक्टर π/4 d²L, ये हम क्यूबिक मीटर में लेके जा रहे हैं, यहां पे सेंटीमीटर में वैल्यू है। 60 सेंटीमीटर इज 0.6 मीटर, 75 सेंटीमीटर इज 0.75 मीटर। ये वॉल्यूम है। एंड द लास्ट थिंग इज कैलकुलेट रेट। रेट की डेफिनेशन हमने देखी थी, रेट इज इक्वल टू RI इज इक्वल टू 1/V dNI/dt, इक्वेशन 2, ये 1/V dNI/dt। ठीक है, नेगेटिव का साइन लगाया गया बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट रिएक्टेंट्स। अच्छा, यहां पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट की, हाइड्रोजन का dNI/dt था 6 किलो मोल पर सेकेंड, वॉल्यूम ऑफ रिएक्टर था 0.2121। इसी तरह ऑक्सीजन का 3 किलो मोल पर सेकेंड वॉल्यूम, और वॉल्यूम ऑफ रिएक्टर ये, एंड देन यू कैलकुलेट द रिएक्टर ऑफ रिएक्शन। हाइड्रोजन के लिए 2.829 10⁴ मोल्स पर क्यूबिक मीटर पर सेकेंड, और ऑक्सीजन के लिए हाफ ऑफ दैट। अब ये अगर आप वैल्यू देखें तो 10⁴ मोल पर क्यूबिक मीटर पर सेकेंड है। लेट्स गो बैक, 10⁴ और उससे हायर एंड की तरफ ये तो रॉकेट इंजन था। यस, वी कैलकुलेट द वैल्यू दैट इज करेक्ट अकॉर्डिंग टू दिस स्केल। यूनिट वही है, मोल्स पर क्यूबिक मीटर पर सेकेंड, हम भी उसी यूनिट में लेके जा रहे हैं और वैल्यू इसी रेंज में भी आ रही है, तो दैट मींस आवर कैलकुलेशन सीम करेक्ट। यहां पे बुक में एक मिस्टेक है, वो मैं चाहता हूं कि आप पॉइंट आउट कर लें। नेगेटिव एक तरफ लगाया जाता है, दोनों तरफ नहीं लगाया जाता। जब -RH2 लिख दिया तो फिर इधर नेगेटिव नहीं आना चाहिए, ये वाला नेगेटिव गलत है। इसी तरह जब -RO2 लिख दिया तो फिर यहां नेगेटिव नहीं आना चाहिए, ये वाला नेगेटिव गलत है। इस तरफ ठीक है वैल्यू, जब आप इनको कैलकुलेट करेंगे तो ये वैल्यू ठीक है और इसका साइन भी ठीक है, इधर भी ठीक है, ये वाला नेगेटिव नहीं आना चाहिए था। इसी तरह ये वाला नेगेटिव ठीक है, इधर पॉजिटिव वैल्यू होगी, इधर नेगेटिव तो इधर पॉजिटिव वैल्यू। ठीक है, अगर यहां नहीं लगाना तो दूसरी तरफ लगा लें, ये भी वैलिड ऑप्शन है। RH2 इज इक्वल टू -2.829 10⁴ बुक्स में इस तरह रिप्रेजेंट किया जाता है, दिस इज करेक्ट। इन दोनों में से कोई एक होना चाहिए, एक नहीं होना चाहिए। अगर इसको उड़ा दें फिर इधर लगा दें, इसको उड़ा दें यहां लगा दें, ये भी ठीक है, या इन दोनों को खत्म कर दें। बॉटम लाइन इज या सिंबल के साथ आएगा या वैल्यू के साथ, दोनों के साथ नहीं आएगा। तो ये पार्ट में थोड़ी सी मिस्टेक है बुक में। दूसरी एग्जांपल है, अ ह्यूमन बीइंग 75 किलोग्राम कंज्यूम्स अबाउट 6000 किलो जूल्स ऑफ फूड पर डे। अब देखें, ये एनर्जी है, किलो जूल एनर्जी का यूनिट है, किलो जूल ऑफ फूड पर डे, ये बेसिकली इसका मतलब है कि जब वो फूड बॉडी में मेटाबोलाइज होता है तो इतनी एनर्जी प्रोड्यूस होती है रफली। एंड दिस इज द सॉर्ट ऑफ इक्वेशन दैट इज बेसिस फॉर ये जो फूड प्रोडक्ट्स होते हैं और उसके पीछे लिखा होता है कि जी एनर्जी वैल्यू इतनी है और डेली एनर्जी रिक्वायरमेंट का इतने % इस फूड से पूरा किया जा सकता है। वो बेसिकली इस सॉर्ट ऑफ डाटा की बेस पे डाटा रिपोर्ट होता है। Assume that food is all glucose and overall reaction is this. ये ग्लूकोज है, ऑक्सीजन जो आप इनहेल कर रहे हैं, CO2 जो आप प्रोड्यूस कर रहे हैं, और मॉइस्चर। ये बैलेंस्ड स्टोइकोमेट्रिक इक्वेशन है ग्लूकोज की कंबस्शन की जो बॉडी में हो रही है।
कंबस्शन एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, ये उसकी रेट ऑफ हीट ऑफ रिएक्शन है, माइनस डेल्टा एच आर इक्वल टू 2816 किलो जॉल। माइनस एक तरफ लगना है, बिल्कुल ठीक है, या इधर लगेगा या इधर लगेगा, और नेगेटिव का साइन इंडिकेट करता है कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। ठीक है। फाइंड मैन्स मेटाबॉलिक रेट विच इज रेट ऑफ रिएक्शन in terms of moles of oxygen used per cubic meter of person per second। अब मोल्स पर क्यूबिक मीटर पर सेकंड यहां तक तो ठीक है, लेकिन क्यूबिक मीटर ऑफ पर्सन कह दिया, दैट मीन्स वी वांट टू एज्यूम द होल बॉडी ऑफ द पर्सन एज अ रिएक्टर। ठीक है, तो यहां पे या ये वाला या ये वाला, वी आर एज्यूमिंग वॉल्यूम ऑफ द रिएक्टर। अब हमें मास ऑफ बॉडी तो बताया गया है 75 किलोग्राम, वॉल्यूम ऑफ बॉडी नहीं बताया गया। तो व्हाट वी कैन डू इज वी कैन assume that the person is basically water। ये assumption बहुत ज्यादा बुरी नहीं है, कंसिडरिंग के 70% से ज्यादा हमारी जो बॉडी है वो वाटर है। तो वाटर की डेंसिटी एज्यूम कर लेते हैं। ह्यूमन बॉडी की डेंसिटी उसके क्लोज होती है, एग्जैक्ट इक्वल नहीं। 70% जब आपकी बॉडी जो है वो वाटर से बनी होगी तो आपका डेफिनेटली ओवरऑल डेंसिटी वाटर के करीब करीब ही होगी। तो एज अ स्टार्टिंग पॉइंट वी जस्ट एस्टिमेट के वाटर की डेंसिटी और आदमी की डेंसिटी तकरीबन बराबर है। तो देन आई कैन कन्वर्ट मास ऑफ द बॉडी इनटू वॉल्यूम ऑफ द बॉडी। वॉल्यूम ऑफ पर्सन इज इक्वल टू मास ओवर डेंसिटी एंड वी कैलकुलेट इन क्यूबिक मीटर। तो हमें इसी क्यूबिक मीटर ऑफ पर्सन चाहिए था, 0.075 क्यूबिक मीटर। अच्छा, रेट ऑफ रिएक्शन हमें चाहिए क्या, इन टर्म्स ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन। तो हमें ऑक्सीजन का रेट चाहिए, moles of O2 used per cubic meter of person per second। ठीक है, अब मीटर क्यूब ऑफ पर्सन तो हमें मिल गया 0.075 क्यूबिक मीटर। जो चीज अभी हमें नहीं पता चली वो है DNO2/dt के डेली ऑक्सीजन की कंजम्पशन है कितनी। तो हम एक छोटा सा यूनिट मेथड लगाते हैं, हम कैलकुलेट करते हैं अगर 6 मोल ऑक्सीजन के कंज्यूम हो तो हीट प्रोड्यूस होगी 2816 किलो जॉल। हमें चाहिए कितने, 6000 किलो जॉल। तो सिंपल यूनिट मेथड के मुताबिक ऑक्सीजन की कंजम्पशन होनी चाहिए 6 किलो मोल, 6 किलो मोल से 2816, और 1 किलो मोल से 2816 डिवाइडेड बाय 6, और कुछ x किलो मोल से 2816 डिवाइडेड बाय 6 मल्टीप्लाइड बाय 6000। इतने किलो मोल हमें ऑक्सीजन चाहिए पर डे। अगर मैं इसको क्विकली एक्सेल पे आपके सामने सॉल्व करूं तो ये प्रॉब्लम इस तरह का है, 6 किलो मोल O2 gives you 2816 kilojoule heat, 1 kilomole O2 gives you 2816 divided by 6 kilojoule heat, और x किलोमोल O2, x की वैल्यू अभी हमने फाइंड करनी है, हमें हीट टोटल रिक्वायर्ड जो है वो 6000 है, तो देन 6000 डिवाइडेड बाय दिस नंबर 12.78 किलोमोल हमें चाहिए ऑक्सीजन के टू प्रोड्यूस द रिक्वायर्ड हीट।
तो हमारा रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ ऑक्सीजन हुआ 12.78 किलो मोल, लेकिन ये पर डे है, हमें चाहिए पर सेकंड में। तो 1 डे इक्वल टू 86,400 सेकेंड्स वाला कन्वर्जन फैक्टर अब हम लगाएंगे। ठीक है, DNO2 बाई dt इज इक्वल टू 6,000 किलो जूल्स पर डे और 2816 किलो जूल पर मोल ऑफ ग्लूकोज। 1 mole of glucose means 6 mole of O2 and that means 12.78 moles of O2 per day। ये वही नंबर है जो मैंने यहाँ पे कैलकुलेट किया, 12.78 मोल ऑफ O2 पर डे। और लास्ट स्टेप में आप इसको कन्वर्ट करेंगे पर सेकंड बेसिस में। 12.8 moles of O2 used per day divided by this 86,400 seconds, और जो वॉल्यूम ऑफ पर्सन आपने कैलकुलेट किया था, तो यू एंड अप विद मोल्स ऑफ O2 यूज्ड पर क्यूबिक मीटर पर सेकंड। ये था जो उन्होंने कैलकुलेट करने को कहा था, और इसकी वैल्यू है 0.002। अगर मैं इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखूं 0.002, साइंटिफिक नोटेशन में ये 10⁻³ है, 2 10⁻³ और अब अगर आप जो फिगर हमने देखी थी उससे कंपेयर करें, ये देखें 10⁻³ और 10⁻², इन दोनों के दरमियान 2 10⁻³ यहां पे कहीं आपका मेटाबॉलिज्म रेट आ रहा है। तो दिस शोज कि आपने करेक्ट रेंज में डाटा कैलकुलेट किया है। ठीक है, एट दिस पॉइंट ये चैप्टर खत्म है। इसके आगे 3 प्रॉब्लम्स हैं और तीनों बेसिकली इसी तरह के हैं जैसे हमने कैलकुलेट किए हैं। हमने रेट ऑफ रिएक्शन कैलकुलेट करना है तीनों केसेस में। पहला जो है एग्जांपल वो म्यूनिसिपल वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट की है, दूसरा कोल बर्निंग की है और तीसरा एक FCC रिएक्टर की है। जो कैलकुलेशन हम कर रहे हैं वो बेसिकली सिमिलर है। रेट ऑफ रिएक्शन कैलकुलेट करना है डिपेंडिंग अपॉन अ पर्टिकुलर गिवन इंफॉर्मेशन। ठीक है, तो मैं यहाँ पे स्टॉप करता हूँ। आई अज्यूम कि आप इन तीनों प्रॉब्लम्स को ट्राई करेंगे। इफ देयर इज एनी कंफ्यूजन वी कैन डिस्कस नेक्स्ट टाइम। अब अगर कोई क्वेश्चन हो तो बताएं। जी जी, ये देखो, ये सीधा सीधा यूनिट मेथड इस्तेमाल किया है। यूनिट मेथड याद है? ये बिल्कुल यूनिट मेथड इस्तेमाल किया है। लेट्स सी, अगर 2816 किलो जूल हीट प्रोड्यूस करनी हो तो कितनी ऑक्सीजन चाहिए? 6 किलो मोल, 6 मोल, सॉरी 6 मोल। अगर 1 किलो जूल हीट प्रोड्यूस करनी हो तो कितनी ऑक्सीजन चाहिए? 6 डिवाइडेड बाई 2816। और अगर 6000 किलो जूल प्रोड्यूस करनी हो तो कितनी ऑक्सीजन चाहिए? ये बेसिकली वो मेथड है। जी जी जी, बोलें। सर, जो क्वेश्चन नंबर 3 थी जिसमें मैथ्स ऑफ सॉलिड लिखा हुआ है, वो मैथ्स ऑफ सॉलिड सिर्फ मैथ्स ऑफ कैटलिस्ट है रेफरेंस पॉइंट में? और किसका होगा? आपके रिएक्टेंट्स आमतौर पे सॉलिड नहीं होते। अगर कैटलिस्ट सॉलिड है तो रिएक्टेंट्स जो हैं वो या लिक्विड होंगे या गैसियस होंगे। सॉलिड कैटलिस्ट के साथ सॉलिड रिएक्टेंट की कोई तुक नहीं है। ओके।
तो दिस ऑलमोस्ट ऑलवेज मींस, वैसे भी आप अगर ऊपर देखें, बेस्ड ऑन यूनिट मास ऑफ सॉलिड इन फ्लूइड सॉलिड सिस्टम्स। फ्लूइड सॉलिड सिस्टम्स का मतलब है कि एक कंपोनेंट आपका सॉलिड है और एक कंपोनेंट आपका फ्लूइड भी है। तो यस, दिस प्रीटी मच ऑलवेज मींस वी आर टॉकिंग अबाउट कैटलिस्ट। और ये जो इक्वेशन 4 है ना, ये हम दो केसेस में यूज करते हैं। एक, जब आपका सॉलिड के साथ रिएक्शन हो रहा हो किसी लिक्विड या गैस का, और दूसरा तब भी यूज करते हैं अगर दो फेजेस इमिसिबल हों और रिएक्ट कर रही हों। मतलब आप एक लिक्विड के अंदर दूसरे लिक्विड को रिएक्ट करवाना चाहते हैं, लेकिन वो दोनों एक दूसरे के साथ मिक्स ही नहीं हो रहे, तो फिर दे विल फॉर्म एन इंटरफेस। जैसे ऑयल को वाटर में मिक्स करें और फिर आप उसको शेक करना शुरू कर दें, तो वो छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स बन जाते हैं। तो अब वो जो ड्रॉपलेट्स की सरफेस एरिया है ना, यू आर टॉकिंग अबाउट दैट सरफेस एरिया। क्योंकि सिस्टम टेक्निकली होमोजीनियस नहीं है, हेट्रोजीनियस है। उसमें ऑयल के ड्रॉपलेट्स हैं इन वाटर, तो दिस इज कंसिडर्ड एज अ हेट्रोजीनियस सिस्टम, नॉट होमोजीनियस। और कोई चीज बेटे? ओके देन, सी यू मंडे। और इन प्रॉब्लम्स को ट्राई कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।